हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशफाक मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ये जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि जो एटम्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते, या तो फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते, या तो फिर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते, या तो फिर वो आयन के फॉर्म में होते। ये जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ये एटम्स समझते हैं यहाँ पे, ये जो एटम्स होते हैं वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते, या तो फिर ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स और आयन ये जो होते हैं वो मैटर बनाते जो एग्जिस्ट करती है। क्या बनाते? मैटर, जिसको हम लोग द्रव्य बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि ये जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स या तो फिर आयन के फॉर्म में, अणु या तो फिर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल्स या आयन होता है उनको भी हम लोग फील नहीं कर सकते या तो फिर देख नहीं सकते। हम जिसे देख सकते हैं वो बात ये है मैटर को। किसे? मैटर को। और मैटर कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूल्स या तो आयन जो होते हैं वो मैटर बनाते हैं, या तो फिर द्रव्य बनाते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एटम्स स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होते, उनको हम लोग नहीं देख सकते, फील नहीं कर सकते, या तो फिर टच नहीं कर सकते। हम जिसको टच कर सकते, जिसको फील कर सकते या तो फिर देख सकते, वो क्या है? मैटर। और मैटर कहाँ से बनता है? तो मॉलिक्यूल्स या तो फिर आयन में से। एंड मॉलिक्यूल्स या आयन कहाँ से बनते हैं? तो एटम में से बनते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो एटम्स होते हैं वो मैटर के फॉर्म में होते हैं, तब जाके हम लोग उसको देख सकते हैं। अकेले एटम्स को हम लोग देख सकते नहीं है। तो ये टॉपिक एकदम सिंपल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अणु। ये जो अणु होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? तो दोस्तों, मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता है एटम में से। तो दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं, या तो फिर आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एंड तब जाके हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूल मिलता है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से या तो फिर केमिकली बॉन्डेड रासायनिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं। बोल सकते हैं हम लोग कि रासायनिक बंध एक दूसरे के बीच में होता है। रासायनिक या तो फिर केमिकली बॉन्डेड होते हैं, या तो फिर ये जो दो एटम्स होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स या तो फिर आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ एकदम कस के जुड़े होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स। तो ऐसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। दोस्तों, हम लोग मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मॉलिक्यूल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? तो ये मॉलिक्यूल जो होता है वो वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है? शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और वी कैन से कंपाउंड। तत्व या तो यौगिक जो होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? जो एलिमेंट्स, तत्व या तो फिर जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक या तो फिर कंपाउंड जो होता है उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्ट करता है, जिसमें एग्जिस्ट करती है सारी प्रॉपर्टीज, वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। दोस्तों, एक बात इसके आगे आती है कि ये एटम्स जो होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के,
सेम एलिमेंट्स के, ये जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ जुड़कर या तो फिर मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, या तो फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ में आ रहा है। अगर एटम्स, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो सेम एलिमेंट्स के सारे के सारे एटम सेम एलिमेंट्स के, तो वो होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अगर वो एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो सारे एटम्स या तो सेम एलिमेंट्स के हैं, तो वो होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अगर वो जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हम एक के बाद एक समझेंगे। पहले देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो तत्व होता है, वो तत्व का मॉलिक्यूल या तो अणु कैसा होता है। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सारे के सारे एटम्स, जो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो जो एटम्स हो गए वो एक ही एलिमेंट के हो गए। कैसे, एक ही एलिमेंट के, सिंगल एलिमेंट। जब सिंगल एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है। जब एक ही एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट का जब मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्व का अणु। समझते हैं। यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कौन से अणु के फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। क्यों O2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन O2 की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन O2 जो होता है वो दो O से बना होता है, O+O, दो ऑक्सीजन के परमाणु या तो फिर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। अगर ऐसा होता है कि O+O+O, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके अगर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। और O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या डिफरेंट है। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, जब दो एटम्स मिलके O2 बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके O3 बनाते, O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। तो अब यहां से क्या समझना है, तो यहां से हमें समझना है एटोमिसिटी। यहां से हमें समझना है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, अभी एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, तो ये जो अणु है, ये जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, वो जो अणु है वो अणु के अंदर कितने परमाणु है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, कैसे, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है उसको हम लोग बोलेंगे, वो नंबर को बोलेंगे वो मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। तो यहां पे समझ में आ रहा है, O2 जो है उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि O2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। O3 या तो फिर ओजोन की एटोमिसिटी अगर आपसे
पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने? 3 परमाणु है। तो समझ में आ रहा है एटॉमिसिटी किससे बोलते हैं? तो अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उसके अंदर कितने एटम्स है, वो एटम्स के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी दोस्तों कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही परमाणु होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो अणु होता है वो एलिमेंट से बना हुआ अणु या तो फिर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें कोई एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही एटम है, वो एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही एटम है, तो उसकी जो एटॉमिसिटी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो एटम होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी 1 होती है एंड मेजोरिटी ऑफ नॉन मेटल्स या तो अधातु हम लोग बोल सकते हैं, वो ऐसे होते हैं जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती है या तो फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो समझ में आ रहा है एटॉमिसिटी? मैं अभी वीडियो को पॉज करूंगा एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स की कितनी एटॉमिसिटी है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने रखे टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कुछ नॉन मेटल से कुछ मेटल से, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स रखे एंड यहाँ पे मैंने उनकी एटॉमिसिटी लिखी है। तो दोस्तों कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि आर्गॉन और हीलियम। AR फॉर आर्गॉन, यहाँ पे हीलियम, वो जो है वो मोनो एटॉमिक है। क्या है ये? मोनो एटॉमिक। क्यों ये मोनो एटॉमिक है? मोनो माने 1, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी 1 है, यानी कि ये आर्गॉन और हीलियम जो है उनका जो अणु होता है वो एक ही परमाणु से निर्मित होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट जो मैंने लिखे डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक का मतलब क्या है? तो इनकी एटॉमिसिटी 2 है, यानी कि इनके जो अणु होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये 2 परमाणु से इनका अणु निर्मित होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है P फॉर फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस है ये टेट्रा एटॉमिक है एंड यहाँ पे सल्फर लिखा है वो है पॉली एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का मतलब है 4 परमाणु मिलके फॉस्फोरस का एक अणु बनाते हैं एंड सल्फर में क्या है? पॉली एटॉमिक, यानी कि सल्फर में S8 भी होता है, माने 8 परमाणु। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि बहुत ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके सल्फर का अणु बनाते हैं। कुछ मेटल्स यहाँ पे मैंने लिखे जैसे कि सोडियम, आयरन यानी कि Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स क्या है? या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इनको धातु, नॉन मेटल्स को बोलते हैं अधातु। ये जो मेटल्स है धातु, ये वो क्या है? मोनो एटॉमिक, यानी कि मोनो माने क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है इनकी एटॉमिसिटी क्या है? 1 है, यानी कि इनका अणु भी एक एटम से बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। दोस्तों जो कार्बन होता है उनकी जो संरचना होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कार्बन में क्या होता है? तो बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के साथ मिलके अणु बनाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट यानी कि तत्व का जो अणु होता है उसके बारे में देखा। अभी नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा। अभी मॉलिक्यूल जो होता है ऑफ कंपाउंड, यानी कि यौगिक जो होता है उनका अणु कैसे होता है, अभी हम लोग देखेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो अणु होता है वो अणु का मॉलिक्यूल कैसा होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड से मेरा मतलब है यौगिक, यानी कि कंपाउंड्स। कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, मान लो H2O एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो मिलके H2O का एक अणु बनाता है। मतलब क्या है? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के
डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक का एक अणु बनाते हैं। तो यौगिक का अणु या तो फिर कंपाउंड का एक अणु, कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर जो अणु बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। एकदम सिंपल है। जैसे कि H2 का अणु यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। एमोनिया होता है तो उसमें क्या होता है, NH3, यानी कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन है एंड क्या है, हाइड्रोजन है। CO2 में क्या है, कार्बन है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है। हमने इसके आगे के वीडियो में डिस्कस करा था एटॉमिक मास के बारे में। क्या, एटॉमिक मास, जिसको हम लोग यू से डिफाइन करते हैं। हमने AMU के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमने यू के बारे में पढ़ा था, यूनिफाइड मास। तो यू, इसका H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 U। ये सारे मैं यहाँ पे यू में लिखूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। यहाँ पे CO2 में देखें तो कार्बन का कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16। अभी देखना है यहाँ पे ये सारे U में एटॉमिक मास है। अभी इनका मुझे निकालना है, ये जो मास हाइड्रोजन का मास है उसको मैं डिवाइड करूंगा ऑक्सीजन के मास से। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा देखना, यहां से अभी रेशियो बाय मास, इनका रेशियो बाय मास हम लोग निकाले तो क्या होगा, रेशियो बाय मास। तो इनका रेशियो बाय मास अगर हम लोग निकाले तो इसका रेशियो कितना होगा, H। लेकिन H के कितने परमाणु ने H2 यहाँ पे बनाए हैं, तो H के 2 परमाणु में माने क्या होगा, 2 × 1। यहाँ पे इसका कितने U है, 1 U, यानी कि अभी क्या हो जाएगा, इसके 2 परमाणु है तो 2 U हो जाएगा, डिवाइड बाय 16। क्यों 16, क्योंकि ऑक्सीजन का तो एक ही परमाणु है। तो अभी क्या होगा, 2 यहाँ पे 16 है तो क्या होगा, 2 से अगर हम लोग यहाँ पे भाग चलाते हैं तो यहाँ पे आएगा 8, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 1:8। 1:8 समझ में आ रहा है, यानी कि 1 हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे वैसे ही निकाले तो क्या होगा, 14 डिवाइड बाय 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 3 है तो हो जाएगा 14:3। यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसे ही जाए तो कार्बन का कितना है, 12 है, डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना है, 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, माने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 16 × 2 32, तो 12/32। यहाँ पे मैं 4 से भाग चलाऊँ तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 × 3 12, 4 × 8 32, तो क्या हो जाएगा 3/8। तो इनका ये क्या हुआ, रेशियो बाय मास। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 14:3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3:8। तो ये हुआ रेशियो बाय मास। अगर हम लोग यहाँ पे एक और रेशियो निकालते हैं, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। एक और रेशियो यहाँ पे देखते हैं, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकाल दे तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1 है। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2:1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, यहाँ पे क्या था, रेशियो बाय मास था, यानी कि इनका एटॉमिक मास जो था उनका रेशियो था। अभी क्या है, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1, तो हो जाएगा 2:1। वैसे यहाँ पे देखें तो क्या होगा, नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, तो हो जाएगा 1:3। यहाँ पे मैंने जो पहले लिखा है वो क्या है, तो नाइट्रोजन है, बाद में लिखा है वो क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 1:3। वैसे रेशियो बाय
नंबर ऑफ एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो क्या होगा CO2 में, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है 1 है, इज 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो हो जाएगा ये 1:2। तो दोस्तों ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो आज हमने जो डिस्कस करा वो सारी थियरी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एंड अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करो या तो फिर बैक जाओ और अपनी कॉपी में ज़रूर से लिखो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ाई करी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।